अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 9 फिजिक्स है, पंजाब टेक्स्ट बुक की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू, ठीक है, रिएक्शन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक स्टोन को जब आप किक करते हो, मारते हो, लात मारते हो, तो आपको तकलीफ होती है, आप हर्ट होते हो, आपको जख्म आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आप एक्शन कर रहे हो, वो रिएक्शन कर रहा है। नंबर 2, an object will continue its motion, ठीक है, continue its motion with constant acceleration until, कब तक? एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी मोशन जारी रखेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कब तक? जब तक के, आपने बताना है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, नहीं, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इस पे क्या है? जीरो है। तो ये जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ, उसी हिसाब से, उसी स्पीड से, उसी एक्सेलरेशन से जाता रहेगा। ये भी नहीं है इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, जब डिक्रीज होगा तो ये स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, ओके, तो जो भी है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू इंक्रीज, फिर भी उस पर फर्क आएगा। द रिजल्टेंट फोर्स एट राइट एंगल, ओके, ये सब पे फर्क आएगा। सिंपल, इसका ये जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 को। 3 कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट नहीं है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक यहाँ से लग रही है, आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये बिजली में पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी में पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कहते हैं, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग, उसके लिए भी आपको स्ट्रिंग को पकड़ना होता है। एयर रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी से एयर लगती है तो ही रेजिस्टेंस होती है। फ्रिक्शन, दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, दो सर्फेसेस, तब फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपका जवाब है सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली कूलम फोर्स है, जो कि दो चार्जेस के दरमियान होती है, और चार्जेस एक दूसरे के, जैसे मैग्नेट, एक मकनातीस, एक मैग्नेट यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो आप देखें वो एक दूसरे के करीब ना भी करो तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर, यानी मतलब एक दूसरे के साथ टच ना भी करो, कॉन्टैक्ट में ना लाओ, तो भी आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई वी से इट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर 4, 4 क्या कहता है? फोर कहता है कि a ball with initial momentum p hits a solid wall and bounce back, okay, with the same velocity. ये एक बॉल है, एक इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है, सो मोमेंटम से एक वॉल को जाके टकराता है और उसी वेलोसिटी से वापस आता है, ठीक है। इट्स मोमेंटम p डैश आफ्टर कोलिजन, सो उसका जो मोमेंटम है p डैश आफ्टर कोलिजन, वो क्या होगा? सही होगा। तो हम बात क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2, लेकिन जब वो वापस आता है तो वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन ये है, और जब आगे जाता है तो वेलोसिटी ये है। सिंपल ये है कि ये हो जाएगा m1v1 और ये हो जाएगा m2v2। सो v2 सिर्फ माइनस है, दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि P1 इज इक्वल टू माइनस P2। सो ये आपका होना चाहिए, सही है, ये आपका जवाब होना चाहिए। नंबर 5, ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with a velocity v collides with another particle of same mass at rest, okay, velocity of the first particle after collision ये required है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, जाके टकराता है another पार्टिकल से, उसका भी मास m है और वो रेस्ट पे, ठीक है। सो कहते हैं कि जो पहला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन। तो कर लेते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है, v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये डिराइव किया है, ठीक है ना। v1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेंगे, उससे ये आता है। सिंपल, आप इसको सीख लो। अच्छा, v1 डैश क्या है? v1 यानी पहला पार्टिकल m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, और यह है बिफोर कोलिजन, ठीक है। सो m1 m2 बराबर है m1 की जगह m और इसकी जगह m डिवाइड बाई ये भी m और ये भी m। v1 को ऐसे छोड़ दें, v1 डैश को ऐसे छोड़ दें, ये सारा क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि m1 और ये m और ये m माइनस जीरो, तो जीरो बाई समथिंग जीरो, तो ये सब कुछ जीरो, v1 डैश जीरो, मतलब जीरो आपका जवाब है। v1 dash is the velocity of particle 1 after collision, so which is 0.
यानी इसका जो आपके पास जवाब आ रहा है या जवाब इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 0। तो 0 इज द फाइनल आंसर। 6 की तरफ आते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है स्टेटमेंट। इसको पहले पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको पता होगा, इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन इक्वल। अच्छा, सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट विच डायरेक्टली सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, 7 को देखते हैं। An object with a mass of 5 kg moves at a constant velocity 10 meter per second. A constant force then acts for 5 seconds on the object and gives it a velocity 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object, ये बताना है ये कितना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 5 kg उसका मास है, मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। कांस्टेंट फोर्स उस पर एक्ट करता है 5 सेकंड के लिए और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो फोर्स कितना है वो बताना है आपने, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो जो डेटा है वो मास है 5 kg और इनिशियल वेलोसिटी वी आई आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी आपके पास है -2 मीटर पर सेकंड क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, वी एफ आपके पास हो गया -2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, टाइम आपके पास है 5 सेकंड्स। ओके, फोर्स कैसे होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला अगर आप समझते हो तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। सो फाइनल आपके पास है mvf माइनस mvi डिवाइड टी। तो अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आता है ये वाला तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ये लिखो फिर ये लिखो। बहरहाल m आपके पास है 5 आपने लिखा और फाइनल आपके पास है -2 माइनस फार्मूले का ये वाला और 10 इनिशियल डिवाइड बाय टाइम है 5 सेकंड। सो 5 5 आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा -12 है ना, -12 न्यूटन। ये आपके पास जवाब है। अगर ये आपके पास जवाब है सो जवाब कौन सा है इसको देखते हैं। जवाब सी है, सी इज -12 न्यूटन। 8 को देखना। A large force acts on an object for a very short interval, जिसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, लार्ज फोर्स हो शॉर्ट टाइम के लिए हो उसको कहते हैं इम्पल्स। इन दिस केस इट इज इजी टू डिटरमिन, डिटरमिन क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जिसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, ये बहुत इजी हो जाता है, क्यों, शॉर्ट टाइम है ना, फोर्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, नंबर 9 यानी लास्ट वन कह रहा है लुब्रिकेंट इज यूजुअली, ठीक है, लुब्रिकेंट जैसे ऑयल वगैरह, ग्रीस, ऑयल, वेजलिन इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, टू डिक्रीज फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट मशीन के पुर्जे एक है और दूसरा ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, रगड़ का आ रहे हैं, फ्रिक्शन हो रही है तो वो आपस में घिस रहे हैं, खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए हम इनके दरमियान में ऑयल लगा देते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ऑयल की वजह से ये इजी मूव करते हैं ना। सो ये डिक्रीज क्या करते हैं, फ्रिक्शन डिक्रीज करते हैं। द लुब्रिकेंट डिक्रीजेस टेम्परेचर, नो, एक्ट्स एज बॉल बेयरिंग, नो, प्रोवाइड्स रोलिंग फ्रिक्शन, प्रिवेंट्स डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ द सर्फेसेस। सी आपका जवाब है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लुब्रिकेंट आप यूज करते हैं दो सर्फेसेस के दरमियान ताकि आप फ्रिक्शन को डिक्रीज करें, ऐसे ही है। लुब्रिकेंट क्या करता है, वो
ये एक सरफेस है, इसके दरमियान ऊपर ये लुब्रिकेंट आ जाता है, ये दूसरा सरफेस। तो अब ये जो मोशन है ना, ये इजी हो जाती है और दरमियान में लुब्रिकेंट आ जाता है। सो प्रिवेंट डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ द सरफेसेस। दिस इज योर आंसर। ठीक है।